हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका फोर्थ वाला लेक्चर करने वाले हैं। अपना हाइड्रोकार्बन में कुछ रिएक्शन छोड़िए। हाइड्रोकार्बन में सब हो गई थी बेटा। इट में भी देखो, हाइड्रोकार्बन छोटा नहीं है लेसन। हो सकता है कोई एक आधी रिएक्शन मिस हो जाए ड्यूरिंग द मतलब क्लास, वो खास बात नहीं होती क्योंकि वो हो सकता है 12th का पार्ट हो। 12th में भी आपके फिर से हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, उनके अंदर भी कुछ रिएक्शन आती हैं हेलो इसके हाइड्रोकार्बन की। तो मे भी दो चार रिएक्शन को मिस रह गई, उसको मिसिंग नहीं बोलते। ऐसे तो हम पूरा कंप्लीट कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हायर क्लासेस में और भी ज्यादा है। तो हमारे पास जितना है, जो है जैसे है उतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसका एनसीईआरटी आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है? क्योंकि एक दो रिएक्शन है तो एल्डिहाइड कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, हाइड्रोकार्बन्स की अनलिमिटेड है, लिमिटलेस है। बहुत सारी एक्सपेंसिव रिएक्शंस भी हैं, बट कौन सी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उस हिसाब से करवा देंगे, ठीक है? और अगर कोई मिस रह जाती है, कोई लीग से हटकर रिएक्शन होती है तो पीवाईक्यू करते हैं ना, तो लीग से हटकर वाली रिएक्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। पीवाईक्यू इसीलिए किए जाते हैं कि कोई एक आधी रिएक्शन मिस हो जाए। तो वैसा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है भाई, वही केसी केपी के ऊपर सब कुछ होने वाला है। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला, फॉर द रिएक्शन PCl5, PCl3 और Cl2 बन रहा है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। याद रखना, जहां पर जो रिएक्शन आ रही है वो डीकंपोजिशन वाली याद भी रखिएगा, उस रिएक्शन को भी याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। जब लिख के देखेंगे तो याद हो ही जाती है। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल करवाएंगे बेटा हाइड्रोकार्बन पक्का करवाएंगे, ठीक है? सभी लेसन्स करवाऊंगा यार मैं, सभी लेसन्स, लेकिन मेरे साथ चलिए और मैं जो कह रहा हूँ बस उसको मान लीजिए कि जो मैं करवा रहा हूँ वो तो करना है, साथ में आप एनसीईआरटी, इस लेसन की तो एनसीईआरटी आपको जरूर करनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन मुश्किल लगता होगा, वो आसान है। जब रिएक्शन करेंगे ना और पीवाईक्यू करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आगे आगे आगे, कोई नया आया तो उसी टाइम याद कर लो, तब हो गया वो। ऐसा नहीं कि उसकी कोई बैकअप याद करने की कोशिश करनी है, नहीं, कोई अलग क्वेश्चन आ गया जो लीग से हटकर है, वो उसी टाइम वहीं पे याद कर लो, बात खत्म। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसे ध्यान से करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो बिफोर द रिएक्शन PCl5, PCl3 और Cl2 के अंदर कन्वर्ट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ द कांस्टेंट टेंपरेचर इज फेवर्ड बाय। फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट टेंपरेचर पर कौन फेवर करेगा, ये पूछा जा रहा है। सी, डी और ई तीनों ही है। बाकी के स्टूडेंट भाई अपना अपना ओपिनियन दीजिए। सभी का ओपिनियन चाहिए कि कौन फॉरवर्ड करेगा। पहला देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन होगा इनर्ट सर गैस। डी और सी। इनर्ट गैस, ठीक है मैं पढ़ता हूं एक बार। इनर्ट गैस डालने पर इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। दूसरा, इंट्रोडक्शन क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लोरीन को अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर बढ़ जाएगा क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ प्रेशर बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएगी, हमें तो फॉरवर्ड करनी है, yes, तो बी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर है? डी पॉइंट। सी देखिए, यस सर। इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को कम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? तब इनर्ट गैस डाल दी। इसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका तो कोई इफेक्ट होने वाला है नहीं। होगा होगा ना सर। वॉल्यूम, अगर कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो तो क्या उससे होगा प्रेशर सर? कम हो जाएगा, तो वो हाँ ज्यादा हाँ, ज्यादा मोल्स पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दूसरी व्यू से प्रेशर कम हो जाएगा, राइट राइट। इंट्रोड्यूसिंग द PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, PCl5 अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डाल देते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? यस सर, डी और ई। तो देखते हैं सी भाई। भी है। इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल हैव द इंक्रीज्ड। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हो, देखो प्रेशर को नहीं बढ़ा रहे और इनर्ट गैस को डाल रहे हैं, ठीक है? कांस्टेंट प्रेशर है इनर्ट गैस में, वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। दिस विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे फेवर होगी, अब ये मुझे बताओ। सर अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसका, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है सर उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और उनका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पे जाएंगे फिर, ताकि वो वापस वही सिचुएशन बना दे इक्विलिब्रियम की। हाँ, तो वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो देखो भाई, इनर्ट गैस डाल दी हमने, अब ध्यान से ना इसको विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा। ये हमारे पास
कोई मिक्सचर था PCl5 का जो डिसोशिएट हो रहा था। अब वो क्या कर रहा है, इनर्ट गैस इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर एक रेड कलर की गैस डाल दी, बाकी की गैस आप कलरलेस मान सकते हैं, इसको रेड कलर की हमने गैस डाल दी। इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करेगी, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर उतना ही है। अगर प्रेशर उतना ही है तो भाई वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखना है, इनर्ट गैस आएगी। तो मान लो पहले यहाँ पर था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो बढ़ गया, अब वो वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा है, इंक्रीज हो गया। दिस विल फेवर द फॉरवर्ड एक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों जाएगी, PCl5 से Cl2 और PCl3 बन रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में क्यों जाएगी, दोबारा सर से। क्योंकि सर हाँ बोलो। जो पहले इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी थी सर वो ज्यादा हो गई, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा जो पहले जितनी थी उतनी रहे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्वांटिटी किस चीज की, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। यस सर, इनर्ट मटेरियल डालेंगे तो। क्या डालेंगे, इनर्ट रिएजेंट डाल दिया, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा वो। इनर्ट तो दोनों तरफ बराबर इफेक्ट नहीं करेगा। सर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना, तो सर सबका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ओवरऑल हम ये बात करें कि प्रेशर तो कांस्टेंट है। टोटल प्रेशर, मान लो कि टोटल प्रेशर जो था वो 5 atm था, atm, तो मैंने अभी भी 5 atm रखा, इनर्ट गैस डाल दी। तो भाई पहले क्या था, 5 atm में क्या आता था, PCl5 प्लस Cl2 प्लस PCl3, इन तीनों का टोटल था 5 atm। अब क्या होगा, इनर्ट गैस प्लस PCl5 प्लस Cl2 प्लस PCl3, इन सब का 5 atm है, तो क्या डिफरेंस नहीं आएगा क्या, यानी कि इनर्ट गैस का कुछ प्रेशर जो है वो इन तीनों का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया। तो समझ में आ गया सबको। तो अगर ये पार्शियल प्रेशर कम हो गया, अब हमें पता है Kp क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रेशर की टर्म में करें तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ABC कुछ भी लगा सकते हैं, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, मान लो ये B है, ये होता है Kp। तो देखो प्रेशर कम हो गया, किसका प्रेशर कम हुआ, PCl5 का, Cl2 का भी कम हो गया, PCl3 का भी कम हो गया। तो ज्यादा किसका कम हुआ, प्रोडक्ट का या सर मोल ज्यादा है, जिस सर प्रोडक्ट। मोल होंगे उस तरह कम होगा। हाँ, ज्यादा किसका कम होगा, जिसके ज्यादा मोल है उसका प्रेशर कम होगा। Yes, sir. Cl2 और PCl3 का कम होगा ना, तो PCl5 का ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ फॉरवर्ड में जाएगी रिएक्शन। ये समझ में आया, सिर्फ इतना नहीं है कि भाई ठीक है प्रेशर डल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। यस, इज दिस क्लियर। थोड़ा दिमाग जरूर लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। फिर दूसरा इसने क्या बोला है, एडिंग PCl5 अगर बढ़ा देंगे, भाई देखो रिएक्टेंट साइड में अगर कुछ बढ़ जाएगा तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, इस बात में कोई दिक्कत है ही नहीं। एडिंग PCl5 गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो फेवर टू द, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है PCl5 का प्रेशर बढ़ गया और इसका अमाउंट भी बढ़ गया, तो ये फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम ऑफ SO2Cl2, SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है, और SO2 और क्लोरीन में सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इज अटेन्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो इक्विलिब्रियम है ये हमने अटेन किया 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, इनका इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। इन ए क्लोज्ड कंटेनर एंड एन इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड, कंटेनर क्लोज्ड है तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, हीलियम इंक्रीज कर देगी प्रेशर को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये ना प्रेशर इंक्रीज, इनर्ट वॉल्यूम, इनर्ट प्रेशर, इसके ऊपर गैस इनर्ट डाल दी हमने, प्रेशर बढ़ा या वॉल्यूम बढ़ा, ये चीजें याद रखनी है आपको बहुत क्लियरली थ्योरेटिकली। हाँ भाई समझ में आ रही है मेरी बात। सर इसका भी होगा। सर इसका Yes, sir. नैनो क्या बेटा, सर ठीक सर है। इसका ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 SO2Cl2 चेंज, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होने वाली है, पहली बात बोल रहा हूं। मोर क्लोरीन इज फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रही तो क्लोरीन भी रिड्यूस हो, मतलब रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, नन ऑफ दीज। ये हैं ऑप्शंस, बताइए सोचिए। सी करेक्ट होगा ना, मतलब सी करेक्ट होगा।
सी सी तो करेक्ट बिल्कुल होगा। नहीं, डी होगा। नन ऑफ द अबव होगा सर, बाकी सब सारे गलत है। इनर्ट गैस को, मेरी बात सुनो, सबसे पहले मुझे बताओ, इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप डाल रहे हो यानी प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ फर्क पड़ता है? नो सर, साहब अनहट गैस को तो लेंगे नहीं प्रेशर के टर्म में, वो तो कोई रिएक्टर के सबका सर पार्टिसिपेट पार्शियल थोड़ी प्रेशर करिए। सेम रहेगा, कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी, तो फिर पार्शियल वो प्रेशर सेम रहेगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, घंटा नो फर्क सर। पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। क्लियर है? पर सर इसमें बोला थोड़ी कि कांस्टेंट वॉल्यूम में कांस्टेंट प्रेशर पे लेना है। क्लोज्ड कंटेनर अरे बोला ना, प्रेशर बढ़ गया, किसने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट है? प्रेशर बढ़ गया, क्लोज्ड देखो। कंटेनर लिखा है उसमें। हाँ दोबारा सुनो, कहाँ पर गया, एक मिनट। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी ना। देखो क्या कहा है उसने बेटा, क्लोज कंटेनर, कंटेनर बंद है, बिल्कुल डब्बा मैंने ले लिया, बंद डब्बा है, इसके अंदर उसने क्या कहा, इनर्ट गैस को डाल दिया। इसमें अगर इनर्ट गैस डालोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, प्रेशर तो इंक्रीज होगा, है ना। हीलियम इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, पी जो है वो इंक्रीज हो गया। अब हमें ये बताना है कि कोई फर्क पड़ेगा। देखो जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इन जो मान के चलो सबका प्रेशर, इनर्ट गैस का भी इंक्रीज हो गया, इनर्ट गैस, और हम कहें रिएक्टेंट का इंक्रीज हो गया, रिएक्टेंट का प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रोडक्ट का प्रेशर इंक्रीज हुआ, दोनों का इंक्रीज हुआ ना, तो नहीं जो सर, इधर जा रहा था वो पार्शियल इधर भी प्रेशर सेम उतनी रहेगा ना। स्पीड से आएगा। ये समझ में आया? बीच में इसके इनर्ट गैस भी है, कमाल की बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इनर्ट गैस आ गई। जो प्रेशर इंक्रीज हुआ अगर हम मान भी ले तो वो प्रेशर इंक्रीज इनर्ट गैस का भी हुआ है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक वो असर ही नहीं जाने देती, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज रिएक्टेंट का हुआ लेकिन उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए सफिशिएंट रिएक्टेंट नहीं मिल रहे, रिएक्टेंट आपस में टकरा नहीं रहे क्योंकि बीच में इनर्ट गैस आ रही है। ये समझ में आया? यस सर। तो इस वजह से यानी जितना प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना जितना ज्यादा अच्छा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, बल्कि वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सिंपल वर्ड्स में याद करें तो सीधा रट्टा मार लो, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है और इनर्ट गैस डालने पर वॉल्यूम फिक्स रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। क्लियर है बेटा? सर एक बार और समझा दो। दोबारा बताऊं, देखो चलो इसको थोड़ा डिटेल करते हैं, है ना, वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सबका देखो, पार्शियल प्रेशर सेम ही रहेगा। पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा, हाँ कुछ उसी को बेटा थोड़ा अलग तरीके से डिटेल में करना चाहेंगे कि डिटेल में करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर के रिएक्टेंट है, ठीक है, ये ग्रीन कलर के रिएक्टेंट बना दिए। फिर दूसरा मैं बोलता हूँ कि मेरे पास व्हाइट कलर के भी रिएक्टेंट, व्हाइट कलर दिखाई नहीं देगा, येलो होते हैं ना, थोड़े मोटे रिएक्टेंट बना देते हैं येलो कलर के, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब मैंने क्या किया, इन रिएक्टेंट्स के बीच में देखो इसका प्रेशर होगा कुछ, मान लो कि इसका प्रेशर अभी जो प्रेशर है वो है 5 atm, ठीक है, सपोज अगर ये इतना प्रेशर है इन दोनों का। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इनर्ट गैस डाल दी, इसमें अब मैं रेड कलर की इनर्ट गैस डाल रहा हूँ, ये इनर्ट गैस है रेड कलर की। तो क्या होगा भाई, प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि गैस ज्यादा भर गई भाई, इंक्रीज होगा ना प्रेशर। यस सर। ये तो श्योर है कि प्रेशर तो इंक्रीज, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया। अभी जो है अभी प्रेशर, न्यू प्रेशर जो है वो कितना हो गया, मान लो वो 10 atm हो गया, हमने काफी सारी गैस डाल दी इसमें 10 atm। तो प्रेशर इंक्रीज होने पर देखो रिएक्टेंट थे 2, मान लो प्रेशर और प्रोडक्ट था 1, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट पर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल इसके 2 आ रहे हैं और इसका 1 आ रहा है, तो भाई इस तरफ से इस तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगी, प्रेशर इसका भी बढ़ेगा बट फॉरवर्ड में जाएगी, ऐसा होना चाहिए। बट देखो प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में रिएक्टेंट्स के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, रिएक्टेंट के बीच में हमारे पास ये जो रेड कलर की इनर्ट गैस आ रही है ना, ये रिएक्टेंट को आपस में टकराने से रोक देगी, उतना ही प्रेशर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी। इस वजह से यानी क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो यहाँ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के ज्यादा प्रोडक्ट के ज्यादा इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रलाइज ही रहेगा और वो टोटल इफेक्ट 0 हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ा इनर्ट गैस की वजह से, वो टोटल इफेक्ट 0 हो गया। क्लियर है? ऐसे याद रख लीजिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर, सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर उतना ही रहता है, टोटल प्रेशर जो पहले था प्रेशर वो बाद में भी उतना ही रहता है। क्यों? रिएक्टेंट का प्रेशर भी उतना ही रहेगा। अगर हमें लग रहा है कि टोटल प्रेशर बढ़ गया तो टोटल प्रेशर बढ़ा किसकी वजह से, इनर्ट गैस की वजह से। 5 अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ गया तो 5 पहले था, 5 अब बढ़ गया 10 हो गया, तो इनर्ट गैस ने 5 प्रेशर बढ़ा दिया, इसलिए टोटल प्रेशर बढ़ गया। समझ गए बेटा?
यस Yes, sir. ठीक है, वो ये कहानी। तो इस वजह से ऐसा होता है। अब इस चीज को अब ध्यान रख लेना, एक ही बात का रट्टा मारना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई कि प्रेशर जो था वो बढ़ा नहीं था, वॉल्यूम बढ़ गया था, उसका क्या इफेक्ट हुआ था? सर सबका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। सबका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब सबका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि टोटल पार्शियल प्रेशर तो उनका ज्यादा डिक्रीज हुआ है ना। यस सर। तो रिएक्शन क्या चलेगी, फॉरवर्ड है बैकवर्ड? मान लो हमने पीछे वाली रिएक्शन की थी, ध्यान देना पीछे वाली कौन सी है, ये हाँ इसमें हुआ था। तो PCl5, यहाँ PCl5 है, तो इसका क्या हुआ था भाई, इधर से फॉरवर्ड में जा रही थी रिएक्शन या बैकवर्ड में जा रही थी? फॉरवर्ड में सर। फॉरवर्ड। इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है और इसका पार्शियल प्रेशर कम हुआ थोड़ा सा, मान लो वो x कम हुआ, इसका भी x कम होगा, इसका भी x कम होगा, इनका तो 2x कम हो गया, इसका x कम हुआ, डेफिनेट है इसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो ये फॉरवर्ड में जाएगी। समझ में आया? सबका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बात क्लियर है भाई? तो रिएक्शन Yes, बैकवर्ड sir. होगी, क्या बेटा? रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, जिसका पार्शियल प्रेशर कम डिक्रीज हुआ वो तो उधर जाएगा ना, वो फॉरवर्ड में जाएगा नंबर ऑफ मोल के Sir, हिसाब पिछले क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सही आंसर तब क्या होगा? नन ऑफ दीज। से। इसका तो नन ऑफ दीज है, ये तो इसका तो हम कर ही नहीं रहे थे। ये लो, Okay. inerting the constant volume will not affect the partial pressure to reactant product, hence no effect on the equilibrium either on the reactant or product. किसी तरफ कुछ नहीं होने वाला, none of these. क्लियर है? समझ में आ गया भाई? तो इसको मार्क भी कर देते हैं none of these, यस सर। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे। और इसका कौन सा था? सर CDE तीनों। C, CDE तीनों। introducing inert gas at constant volume, फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। और D, increasing the volume of the container, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज करने पर पार्शियल प्रेशर सबका डिक्रीज हो जाएगा। और इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। डी सी भी था क्या, पक्का? यस सर, सी इसको तो एक्सप्लेन कर रहे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हेन NaNO3 इज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल, बंद वेसल में, इसको बंद वेसल में हीट करा, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, यहां से ऑक्सीजन निकल गई, NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड एंड NaNO2 इज लेफ्ट में, NaNO3 था, NaNO2 बच गया एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर। तो पहले इसकी रिएक्शन लिख ले हम, NaNO3 इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम ही है, यस एट इक्विलिब्रियम। तो देखो भाई क्या रहा, NaNO2 बचा, NaNO2 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है। जरा इसको बैलेंस करो, हाफ हो जाएगा सर। ऑक्सीजन हाफ रहेगा, यस सर। या फिर इसको डबल कर दें, इसको और इसको डबल कर दें, तो क्या होगा, सही है? यस सर। 2 दूना 4, 3 दूना 6, सही है, ऐसा आ गया। तो ये आ गया आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर द रिवर्स रिएक्शन, NaNO2 डालेंगे तो रिवर्स रिएक्शन बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। यस सर। दूसरा देखो, एडिशन Yes, ऑफ sir. NaNO3 फेवर फॉरवर्ड, NaNO3 डालेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की तरफ, ली-चैडली प्रिंसिपल यही बोलता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब Yes, ये sir. बताओ, ये फेवर थोड़ा करेगा यार, जरूरी थोड़ा है? सर ये एंडोथर्मिक है ना। कैसे पता लगा, यही सर क्वेश्चन। हीटेड है ना सर, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ heat है। ध्यान दो भाई, बाकियों को समझ में आया? बताओ ये हमें कैसे पता ये एंडोथर्मिक Yes, है या sir. एक्सोथर्मिक? कैसे पता लगा बताइए? क्वेश्चन में लिखा है हीटेड का तब हो रहा हीटेड है है ना तो एंडोथर्मिक है। हीटेड लिखा उसने कि इसको हीट किया तो रिएक्शन हुई, मतलब हीट करने पर रिएक्शन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो भी रिएक्शन हीट करने पर होती है, क्या है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर फॉरवर्ड में जाएगी, बिल्कुल सही। इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर फेवर रिवर्स रिएक्शन, प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो भाई ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो रिवर्स में जाएगी, सही है। यस सर। लेकिन क्या NaNO3 Yes, sir. सॉलिड होता है? ये सॉलिड Yes, गैस sir. का तो पता ही नहीं, ये सॉलिड है कि गैस है, ये सिर्फ गैस है। ये तो सारे हाँ बोल रहे हैं, फिर बताओ क्या आएगा? ट्विस्ट है क्या इस क्वेश्चन में कुछ? सर मेंस का एडवांस का है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, बस घुमा रहा है बिल्कुल यार, एक एक लाइन में तो आंसर है। इसमें बस इतने ये पूछे आपको कौन पता सा होना गलत चाहिए, है? अरे सुनो सुनो, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉलिड में है, कौन सा सॉलिड स्टेट में नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। बता देता हूँ,
चलो देखिए, आप NaNO2 और इसको देख लीजिए, ये दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं, बस ये याद होना चाहिए। कैसे पता? याद होना चाहिए, बात खत्म। तो ये भी सॉलिड है भाई, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ठीक है, ये दोनों सॉलिड, तो ये सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है, बात बन जाएगी। अब आगे आप बता सकते हो, इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर द रिवर्स रिएक्शन, फेवर रिवर्स को पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो सिर्फ इसी पे पड़ेगा, यस सर, तो क्या फेवर करेगा रिवर्स को? यस सर। ठीक है, तो क्या चारों सही है? देखते हैं आंसर, पढ़ो जरा और बताओ क्या चारों सही है क्या। पहली बात तो एंथैल्पी 0 से ज्यादा है क्योंकि हीट कर रहे हैं, इसने बैलेंस कर दी रिएक्शन, ठीक है। NaNO2 सॉलिड स्टेट में है, दोनों दोनों सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। चेंजिंग देयर अमाउंट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इनका अमाउंट इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। देखो हमारे ऊपर वाले ऑप्शन गलत हो गए अपने आप, समझ में आया? क्योंकि सॉलिड को कैसे देख सकते हैं आराम। यस सर। यस सर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड, इंक्रीजिंग तो फेवर करता है, बिल्कुल सही है। ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड, प्रेशर करेंगे तो बैकवर्ड करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड करेगा, बिल्कुल सही है। एंड विद द O2 विल कंबाइन विद फॉर्मिंग दिस, तो यानी कि हमने जो पहले दोनों ही किए थे कि एडिशन, इसका एडिशन रिवर्स को फॉरवर्ड करता है, इसका एडिशन बैकवर्ड को, तो ये दोनों पहले ऑप्शन तो सही नहीं है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, अगर ये दोनों यस सर। सॉलिड है, इनका इनके ऊपर सॉलिड पर प्रेशर तो बढ़ता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ गैस पर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, इसकी वजह से वो फेवर करता है लेफ्ट या राइट को। या फिर लिक्विड में अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो आप 10 किलो ले लो, 1 किलो ले लो, उसकी कंसंट्रेशन 1 ही मानी जाएगी, ऑलवेज कंसंट्रेशन 1, सॉलिड कंसंट्रेशन ऑलवेज इक्वल टू 1, यहां पर भी हमेशा 1 रहेगी, तो इनके अमाउंट से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो हम लोग कर तो लेते हैं कि भाई ठीक है, सॉलिड की कंसंट्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उन फैक्टर्स को छोड़ जाते हैं, यही है माइंड की जगलिंग। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उन फैक्टर्स को सोचो, बार बार सोचो और फिर सोचो आपने गलत क्या सोचा, सही क्या सोचा, और उसके हिसाब से आंसर निकल आएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फॉर द गैस फेस रिएक्शन, जो चीज सीख ली ना उसको याद रख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कि हमने ये मिस कर दिया था पॉइंट, और अगली बार वो मिस ना हो, यही लर्निंग हम इसमें करते हैं ना। फॉर द गैस फेस रिएक्शन C2H4 प्लस H2 C2H6 बनता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 32.7 किलो कैलोरी है, मतलब माइनस में है, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक सर। कैरिड आउट इन वेसल, ठीक है। एक वेसल में है। अब ये याद रखना, एक वेसल में कैरिड आउट हो रही है। C2H4 गैस है, हमें पता वो गैस है, H2 भी गैस है, C2H6 भी गैस है, इथीन से इथेन बन रहा है, ध्यान दे लेना। अब क्या हो रहा है भाई, इक्विलिब्रियम वेसल, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6H4 कैन बी इंक्रीज्ड बाय, C2H4 की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएं? टेम्परेचर इंक्रीज करके बढ़ जाएगी, यस सर। यस सर, बढ़ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर पहले बाहर निकल रहा है तो ये बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन, है ना। फिर दूसरा, डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करके प्रेशर का इफेक्ट किस तरफ पड़ेगा भाई? जहाँ पे जहाँ नंबर मोल्स ज्यादा है। मोल मोल ज्यादा है। उस पर पड़ेगा, तो प्रेशर अगर कम कर दिए तो ज्यादा वाले पर पड़ेगा, डेफिनेट है, ये भी सही है। रिमूविंग सम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा ये दो, नहीं करेगा सर, हट गए, ये तो नहीं करेगा कुछ तो क्या होगा? नो रिएक्टेंट सर। नहीं, रिएक्टेंट कम सर, होगा डी भी तो होगा। प्रोडक्ट भी कम हो जाएंगे, वो रिएक्टेंट थोड़ा उधर वाला C2H4 तो नहीं हो सकता, ये गलत है। एडिंग सम C2H6, C2H6 को डाल देंगे तब भी वो क्या करेगी? बैकवर्ड में जाएगी, है ना। यस सर, ये भी। तो मतलब तीनों सही हैं। सर H2 रिमूव करेंगे तो सर उसकी तरफ तो जाएगा और बैकवर्ड की तरफ। H2 अगर रिमूव हो गया, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा? बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यस सर। इसकी कंसंट्रेशन कम का मतलब ये है ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह क्या होता है भाई, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये इधर आ रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम कर दूंगा तो इधर जाएगी, तो इसकी कम होगी तो ये भी इधर ही जाएगी यार, सही बात है, ये बढ़ेगी, ये भी सही होना चाहिए फिर तो, सारे सही हैं। ये बढ़िया है ना, क्या जबरदस्त वाले क्वेश्चन आज तो। बताओ फिर क्या होने वाला है। और सही लग रहे हैं सर। सारे सेम है, क्या बात है, सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आंसर देखते हैं, सारे सही है ना, लेट्स सी इट। 1984 के अंदर आया था ये क्वेश्चन।
C2H4H2I2 इन्होंने नेगेटिव दे दिया था, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये तो हमें समझ में आ गया एक्सोथर्मिक है, इसमें बात में कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर बैकवर्ड, ये भी समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल सही है। विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ, और ये C2H4 का अमाउंट इंक्रीज कर देगी, बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग प्रेशर विल फेवर द रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑफ कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट साइज इन द प्रेजेंट साइड, तो यहाँ पर भी सही है, ये भी रिएक्टेंट में ही बढ़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। देयरफॉर डिक्रीजिंग प्रेशर विल इंक्रीज, तो भाई डिक्रीजिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर देगा इसका अमाउंट, सही है। नेक्स्ट देखो, रिमूविंग हाइड्रोजन विच इज द रिएक्टेंट विल फेवर द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड में जाएगा, ये कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर इसको बढ़ाते हैं तो रिएक्शन इधर जाती है, इसको कम करते हैं तो रिएक्शन इधर जाएगी, तो इसको कम कर रहे हैं तो रिएक्शन इधर ही आएगी। समझ में आया कैसे फाइंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी तो ऑब्वियस है, रिमूविंग हाइड्रोजन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फेवर करेगी। नेक्स्ट, एडिंग C2H6 विल फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, C2H6 ऐड करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी, चारों ऑप्शन सही है। क्लियर है? यस सर। अभी कंफ्यूजन क्रिएट Yes, होती है ना कि यार चारों तो सही हो ही नहीं सकते, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक तो गलत होना चाहिए। यस महादेव बेटा, माधव बेटा। सर प्रेशर वाला समझा दो एक बार। प्रेशर वाला कौन सा प्रेशर है, कौन सा था? एक्सोथर्मिक, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बैकवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीजिंग प्रेशर, ये यस सर। देखो प्रेशर डिक्रीज कर दिया, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो ये है 2 मोल, सॉरी वहां 1 ही मोल था यार, वहां 1 मोल है ना, ये है 2 मोल और इधर है 1 मोल। प्रेशर को कम कर दिया, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, यहाँ से सोचिए अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो 2 मोल पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ये फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मैं प्रेशर कम करूंगा तो 2 मोल पर, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, 2 मोल पर प्रेशर कम पड़ेगा और ये बैकवर्ड में जाएगी। तो प्रेशर कम करूंगा तो ऑब्वियसली, डिक्रीजिंग प्रेशर करूंगा तो जहां कम नंबर ऑफ मोल है उसके अपोजिट में जाएगी। इंक्रीज करता हूं प्रेशर तो ज्यादा वाले पर, देखो सीधी सी बात है, एक दो बंदे खड़े हैं, ठीक है, और एक अकेला आदमी खड़ा है, मान लो कि एक आदमी उनको पीटना चाहता है, पीटेगा वो उतना ही, तो 2 बंदे खड़े हैं तो एक बंदे को मार कम लगेगी ना। यहाँ पर वही है, 2 मोल पर जब प्रेशर डालूंगा तो 2 मोल पर प्रेशर ज्यादा डलेगा, उस तरफ 1 मोल है, तो इस वजह से क्या होगा, 2 मोल से 1 मोल की तरफ रिएक्शन, ज्यादा से कम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से कम मोल की तरफ रिएक्शन जाएगी, तो प्रेशर घटाएंगे तो उल्टा होना चाहिए ना, 1 से ज्यादा की तरफ जाएगी, बस ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो, व्हेन 3.6 ग्राम ऑफ सॉलिड NH4SH इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द 2 लीटर इवैक्यूएटेड, खाली फ्लास्क में डाल दिया NH4SH, इतने ग्राम सॉलिड, साफ लिखा उसने कि ये सॉलिड है, ठीक है। अब 2 लीटर, ये भी बता दिया उसने, 2 लीटर का फ्लास्क है, 27 डिग्री टेम्परेचर है, 30% ऑफ सॉलिड डिकम्पोज होता है 30% सॉलिड इनटू गैसेस अमोनिया, गैस अमोनिया बनाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी गैस होती है, दोनों गैस है। KC for the reaction 27, what will happen to equilibrium when more solid NH4 is introduced into the flask? अगर मैं ज्यादा NH4SH डाल दूं तो फ्लास्क में तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड है। ये तो समझ में आया होगा, अभी ताजा क्वेश्चन किया। यस सर। ठीक है, यश बोल रहा मल्टी करेक्ट एडवांस में होते हैं, तो ये क्वेश्चन एडवांस का है यार। IIT का पेपर लग रहा है सर ये। IIT का ही पेपर है यार, 1999 में आया था। मेंस वाले क्वेश्चन है, पता नहीं, देखो भाई मैंने मेंस के उठाए थे, PYQ नीचे लिखा हुआ, देखो हर क्वेश्चन के नीचे ईयर मेंशन है, ठीक है। अरे कोई ना, अगर मल्टी करेक्ट एडवांस में आते हैं तो कर लो, है तो थ्योरी यार, प्रैक्टिकल थोड़ा है, थ्योरेटिकल है, और ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। अब इसमें कैलकुलेशन है, इसको करो जरा, फॉर्मूला लगाओ और निकालो इसे। क्या करेंगे सबसे पहले, मुझे बताओ जरा। रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, वाह बहुत बढ़िया, ये तो नई बात है ना, लेटेस्ट न्यूज। तो रिएक्शन क्या बनने वाली है इसकी भाई, चलो ये बता दो। सर NH4SH डिकम्पोज होगा सर अमोनिया और H2S में। NH4SH जो कि सॉलिड है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनिया, NH3 प्लस H2S, ये गैस है, H2S वो भी गैस है, ये दोनों गैस है। बताओ भाई अब जरा,
कि ये कितना है 3.06 ग्राम हमें मिला हुआ है। 30% डिकम्पोज होता है, इसका 30% निकालो कितना हुआ। इसका मोल्स निकाल के 30% कर देंगे ना। मोल का 30% करोगे? अरे इस ग्राम का सेम ही होगा 30%। ना, हाँ सेम ही होगा सर। मोल का भी 30%, मास के 30% होगा। मोल और मास का 30% बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल मान लो 5 है और उसका मास बन रहा 10 ग्राम। नंबर ऑफ मोल अगर 5 है तो 2 ग्राम का एक, अगर नंबर ऑफ मोल 5 की जगह 1 लूँ तो मास कितना बनेगा 2 ग्राम। भाई हो भी सकता है, ठीक है, मुझे लग भी रहा है, ठीक है, उसको वैसे कर लो, चलो एक ही बात है, कैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके मोल से उसके मोल आ जाएंगे बेटा, बट वो उनके टोटल मोल आ जाएंगे डायरेक्ट, है ना। नहीं इनके सर, मोल उसको निकालने 30% कर देंगे ना। इनके मोल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, है ना। टोटल मोल आ गए कंसंट्रेशन डायरेक्ट। पड़ेगा ना सर। ऐसा यार, इससे पहले उसके मोल्स निकाल दीजिए, फिर उसको डिकम्पोज कर देंगे। किसके मोल निकालने? NH4SH के। वो तो चलो ठीक है। NH4SH का मुझे मोलर मास बताओ भाई कितना होगा NH4SH। बाकी के स्टूडेंटों को कुछ समझ में आ भी रहा है क्या? 14 प्लस 4 प्लस सल्फर 32 प्लस हाइड्रोजन 1, बताओ टोटल कितना हो गया? 18, 41। हाँ सर आ रहा है। 20 और 30 50, 51। 41 से। ठीक है, 51 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के इक्वल होता है पर मोल। मेरे पास है 3.6 ग्राम गिवन मास, यानी कि 3 पॉइंट। सर यस बेटा। सर ये 41 नहीं हो 41 होगा क्या ये? सर 32 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1। 4 नहीं है, 14 है यार वो। ओके सर 1 छूट गया था। 14, यस, ठीक है। व्योम बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये कितना आएगा भाई मुझे बताओ जरा, कैलकुलेशन तो कर दो। 3.06 6 जीरो डिवाइडेड पॉइंट जीरो सिक्स 0.6 0.06। 0.06 है, ठीक है। 0.06 मोल आ गए हमारे पास, मोल नहीं ग्राम, मोल, ठीक है। मोल आएगी। इतने मोल आ गया जो डिसोशिएट हो गया, या टोटल है ये? क्या कर रहा हूँ यार मैं, टोटल है सर, टोटल। ठीक है, टोटल मोल आ गया, ठीक है। NH4SH के टोटल मोल मेरे पास 0.06 हैं, इसका मतलब मैं इसे यहां लिख सकता हूँ 0.06 मोल। इतने मोल हैं, इसका 30% क्या हुआ? डिसोशिएट हो गया। इसका 30% डिसोशिएट करो भी ग्राम में, ग्राम में भी करके देखो, मोल में भी करके देखो, दोनों तरीके से करेंगे। मल्टीप्लाई में 30/100, 30 डिवाइड बाई 100, ये 30% आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18, 3 9 0.08 आ रहा है। 0.918 इतने ग्राम डिसोशिएट हो गया। तो भाई कितने ग्राम, मतलब 3.06 में से माइनस कर दिए 0.918, यहाँ 0 लगा देते हैं, कितना बचा? 2, 5 में से 1 गया, 4, 10 में से हो गया 1, यहाँ रह गया 2। क्लियर है बेटा? इतने यस मोल डिसोशिएट होने पर इतने मोल बच गए, यानी कि इतने ग्राम में है मोल, सर, ग्राम में वो। ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राम है यार। इतने ग्राम, तो देखो भाई टोटल था मेरे पास इतना, कुछ डिसोशिएट हो गया तो मेरे पास कितना बच गया? 2.142, 2.142 ग्राम ये बच गया, रिमेन्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब इसके मोल बना लो भाई, गिवन मास पता है 2.142 डिवाइड बाय मोलर मास इसका 51 है, डिवाइड करो कितना आएगा? 2.142 डिवाइडेड बाय 51, 0.42, 0.018 आएगा। 0.042, हाँ 0.018 आया है। 0.018 डिवाइड 18 करने पे। 51 से 2.412 को 142 को यस सर, 0.018 0.018 18 0.018। गलत है, 0.042 आ रहा है मेरे पास तो। इतने मोल डिसोसिएशन के बाद में जो बच गए मोल, रिमेनिंग मोल, दोबारा से करके देखो बेटा।
सर मैंने सीधा मोल से निकाल लिया था 30%, यस सर, मोल सी कर 30%। तो उससे 0.018 आ रहा है। अब यही तो प्रॉब्लम है, अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो क्या करें, कुछ तो गलत है। कैसे निकालें? अब मेरे को दोबारा से बताओ, यही चीज जो आप क्वेश्चन उठा रहे थे इसमें कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बताओ भाई कैसे निकाला आप लोगों ने और मैंने कैसे किया, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। सर जो मोल से निकाले 0.0106, उसमें सीधा क्या कहते हैं उसका शेयर 30% निकाल लिया। मोल का 50 वो 30% निकाल लिया आपने, है ना? ठीक है, यस सर। समझ गया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राम थे, उसने क्या करा है, अभी ग्राम दिया और ग्राम में बोला 30% सॉलिड डिकम्पोज हो गया, मतलब जितना ग्राम दिया उसका 30% डिकम्पोज हो गया। हम इसको ना थोड़ा, मैं आपको इसकी अच्छी कैलकुलेशन बताता हूँ। सोचो आपके पास क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल होता है। तो 2 मोल है तो यस इसका सर। मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब मैंने बोला कि इसका जो है वो मान के चलो 1/4 25% इसका डिसोसिएशन हो गया। तो इसका मतलब 1 ग्राम चली गई, 3 ग्राम बच गई और 1 ग्राम डिसोशिएट हो गई। ठीक है, अगर ग्राम में बात करें तो क्लियर है। यस सर। बट अगर इसी को मोल में बात करते हैं तो अब इसका दूसरा हिस्सा लेना, ये 25% हाइड्रोजन ग्राम में डिसोशिएट हुई। अब इसको दूसरा हिस्सा लो, मान लो हाइड्रोजन की जगह मैं ले रहा हूँ क्या लो, ऑक्सीजन। 16 ग्राम में 1 मोल होता है ना? और मेरे पास यस सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितनी है, मेरे पास ऑक्सीजन मान लो कि वो 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, वहां तो 2 मोल में 2 ग्राम बन रहे थे, ठीक है, 4 ग्राम बन रहे थे 2 मोल के। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर 10 ग्राम, मतलब अगर मैं यहां पर 2 मोल ले रहा हूं, 2 मोल ऑक्सीजन, तो कितना बनेगा, 32 ग्राम। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आप 2 मोल हाइड्रोजन को अगर उसका 30% निकालोगे और 2 मोल ऑक्सीजन का 30% निकालोगे, तो 32 ग्राम का 30% निकालना और 4 ग्राम का 30% निकालना बराबर आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना, क्यों? क्योंकि देखो मोलर मास सबका अलग होता है, नंबर ऑफ मोल का, उसने मोल का 30% नहीं कहा, उसने ग्राम का 30% कहा, ये श्योर है। मास का 30% का, तो हम मास का 30% निकालेंगे ना कि मोल का। तो देखो मेरे पास ग्राम थे इतने, उसमें इतने मोल थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिमेनिंग ग्राम इतने रह गए, क्यों, कैसे पता लगा, 30 ग्राम मैंने उसका 30% निकाल लिया, तो इतने ग्राम डिकम्पोज हो गए, तो बाकी के बचे हुए ग्राम मेरे पास आ गए। फिर इस ग्राम से मोल बनाऊंगा ना, क्योंकि मोलर मास अलग होता है। आप सीधा उसी मोल का 30% थोड़ा निकाल दोगे यार, इसी मोल का 30% निकालोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका मोलर मास हर किसी का अलग होता है। तो ग्राम से वापस मोल निकालिए, क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो यहाँ ग्राम से फिर से मोल, ये मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्चुअल में, आप इसको डीपली जरूर कीजिए, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तभी मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा मैं दोनों इक्वल हो तो सकते हैं, बट नहीं होते हैं, नहीं होते, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई ऐसा एग्जांपल सोचो तो उसमें हो जाए इक्वल। अब आगे देखो जरा, अब हम आगे क्या करेंगे भाई, इतने मोल डिसोशिएट हो गए, इसके इतने मोल डिसोशिएट हो, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये है हमारे पास रिमेनिंग मोल, और रिमेनिंग मोल इतने हैं, तो डिसोशिएटेड मोल कितने होंगे भाई, गिवन मास बाय मोलर मास, तो रिमेनिंग मास था तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो टोटल मोल कितने थे अपने पास, टोटल मोल 0.06। 0.006 टोटल मोल थे, यस सर। और सर नहीं, इसमें सही से तो आ रहा है रिमेनिंग कितने आए, क्या कह रहे हो? सर। सर सही तो आ रहा था उससे भी, क्योंकि हमने तो उससे सर जो हमने 0.018 निकाला 30%, वो तो 0.06 से माइनस ही नहीं करा, उससे भी सही आ रहा था। आंसर तो गलत आ रहा था, सही कैसे नहीं आता, आप सर, वेट उसको बता सर रहे 0.06 से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, जो हमने निकाला 0.018। हो। 0.06 में से माइनस करोगे 0.08 को, नहीं, 0.018 जो हमने 18 निकाला था। 18 को, ठीक है, 18 6, ठीक है, हाँ हो सकता है सही आ जाए, हो सकता है सही आ जाए, तो मैं सर मना, लेकिन याद रख लेना जनरली ये सही नहीं सर हम होता। वो तो हमने 30% निकाला था, आपने बाकी 70% निकाला उससे।
समझ गया आपकी बात में, ठीक है। 30 का 70 बाकी निकल जाएगा, और यहाँ अगर सही आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर मैं 2 मोल हाइड्रोजन लेता हूँ तो 4 ग्राम बनती है, लेकिन 2 मोल अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ तो 32 ग्राम बनती है। तो 4 ग्राम का आप 30% निकाल के देखो। 4 ग्राम का, अगर मैं 4 ग्राम का 30% निकालता हूँ 30/100, और 32 ग्राम का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो क्या वो सेम आ रहा है? 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 9.6 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 1.2 आ रहा है। ठीक है, दोनों का अलग अलग आ रहा है 30%। तो ये 4 ग्राम क्या था, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन के 4 ग्राम था ना, मतलब 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन था, और ये 2 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाँ ये कह सकते हो, आपका सही शायद इस वजह से आ रहा है, वो हो भी सकता है इक्वल। यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, तो इसलिए इनका 30 और इनका 30% दोनों का अलग अलग होगा। बट अगर दोनों ऑक्सीजन हो फिर इनका मोल सही आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन सही है। मतलब अगर मैं यहाँ भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ उसके मोल का कर रहा हूँ, और इधर भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ और उसके ग्राम का कर रहा हूँ, तब वो उनके बीच में कॉम्बिनेशन सही बनेगा। सर फिर बन वैसे जाएगा। तो भी उससे सही आएगा अगर आप 1.2 को 2 से डिवाइड समझ करोगे गया मैं, समझ गया। हाँ वो सही आएगा, क्योंकि हम दोनों का एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं बस। बट इसके कंफ्यूजन में इनके साथ कंफ्यूज मत कर देना कि इसके मोल भी 30% उतने ही बनेंगे और इसके भी 30% उतने बनेंगे, ये इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको ध्यान से करना, ठीक है। समझ में आ गए? यस सर। अब आगे देखते हैं, चलो ठीक है, जो भी आया ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 4 गया 1, और ये 0.18, ठीक है, ये उतना ही आएगा 0.18। तो भाई ये रिमेनिंग के टोटल इतने थे, रिमेनिंग इतने थे, मतलब इतने क्या हुआ, इतने मोल क्या हुए भाई, डिकम्पोज हो गए, बन गए। डिकम्पोज यस है सर। ना। तो डीकम्पोज मोल कितने हो गए, 0.018 मोल। तो देखो NH3 के भी तो 0.018 मोल ही बनेंगे ना। इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तो 1 मोल अमोनिया बनता है, और 1 ही मोल H2S बनता है। तो अगर इसके 0.018 मोल डिकम्पोज हुए तो इसके 0.018 ही बनेंगे, और इसके भी 0.018 ही मोल बनेंगे, दोनों के सेम मोल बनेंगे। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस फिर तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए कि कितने कितने हुए। अब इसके बाद क्या आप निकाल सकते हैं, क्या निकला हमारे पास, तो इसके बचे हुए रिमेनिंग मोल इतने हैं, ये रिमेनिंग मोल है, और इसके बने हुए इतने, और इसके बने हुए इतने, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन आ गई, मोल्स आ गए। मोल पर क्या होता है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पर तो केपी आएगा, कुछ केसी तो नहीं आने वाला। कैसे आएगा ना? केसी आएगा, वॉल्यूम कंसंट्रेशन सर कैसे आएगा? मोल पर लीटर, ठीक है। 2 लीटर टोटल दे रखा है इसने, है ना। Yes, sir. evaporated। तो भाई 2 लीटर डिवाइड में सबको 2 से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन को लेफ्ट राइट करेंगे तो केसी आ जाएगा। केसी के बाद केपी कैसे निकलेगा, केपी इक्वल केसी इंटू समथिंग समथिंग आरटी डेल्टा एन हो जाएगा। कैसे तो बहुत कम आएगा, तो पॉइंट्स में आएगा कैसे। कोई बात नहीं, जितना भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ देखो इसने वही नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखे हैं, 30% के हिसाब से भी वही चीज निकाल रखी है, ठीक है। और ये कितने आएंगे, ये इसकी कंसंट्रेशन नहीं निकाली क्या एट इक्विलिब्रियम, ये वो तो खाली सर छोड़ सॉलिड है, क्या फायदा क्या निकाल के। क्या, सॉलिड है ना वो तो, Yes, सॉलिड sir. है ना, सॉलिड। सॉलिड है ना। हाँ फायदा सच, क्या इसकी निकाल। कंसंट्रेशन तो 1 ही रही, ऑब्वियस है, ठीक है। इसकी तो मोल थे, कंसंट्रेशन तो वैसे 1 रहने वाली। तो ये देखो केसी क्या निकलेगा अभी, प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है, इसको डबल कर दिया, हालांकि इन दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाता तो ज्यादा अच्छा था। क्लियर है? यस सर। स्केयर नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, तो टोटल स्केयर आ गया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट क्या आया भाई, ये 2 किस लिए आया, वॉल्यूम का है ना 2। हाँ ये कंसंट्रेशन का वॉल्यूम है। प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिस डिवाइड बाय 2, दिस डिवाइड बाय 2, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। एक्चुअल में कैसे ये होना चाहिए 0.018 डिवाइडेड बाय 2, ये कंसंट्रेशन किसकी हो गई, ये कंसंट्रेशन है NH3 की। सेम 0.018 डिवाइडेड बाय 2, ये कंसंट्रेशन किसकी हो गई, ये हो गई H2S की। दोनों का, अब इन टोटल के डिवाइड में प्रोडक्ट तो 1 ही है, तो उसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट उसे लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो टोटल केसी आ गया, केसी आ गया। अब प्रेशर, प्रेशर कैसे निकलेगा भाई इसका,
केपी की वैल्यू होती है आर टी, नहीं केपी कैसे निकाला इसने, टोटल प्रेशर ऑफ रिलेशन अमोनिया। होता ना, केसी इंटू आर टी की पावर एंड डाल 10 जी। ये ठीक है, केसी मल्टीप्लाई में आर इंटू टी की पावर डेल्टा एन, ये होता है हमारा केपी, है ना। अब जरा बताओ भाई, केसी Yes, हमने sir. निकाल लिया, केसी आ गया 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, फिर आर और टी, आर की वैल्यू कितनी है 0.82, ये रहा, है ना, केसी ये रहा 0.821 और टी ये रहा, पी नहीं निकाला, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्या कर रखा है यार इन्होंने, कैसे निकाला है सोचो, हम अपने NH3 का तरीके से पार्शियल निकालें प्रेशर निकाला उन्होंने, क्या, NH3 का पार्शियल प्रेशर निकाला है पहले, वही सेम अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकाला है, यस सर। तो कैसे निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया Yes, sir. इनटू टेम्परेचर, ठीक है 300, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था ना, ठीक है टेम्परेचर आ गया, और इनटू आर, आर, तो ये क्या आया भाई, सी आर टी, यस सर, सी CRT, आर टी इक्वल आ गया प्रेशर, यस सर। ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने, पी वी इक्वल एन आर टी, अब देखो P इक्वल एन बाई वी आर टी, तो P इक्वल एन नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या होता है कंसंट्रेशन, सी आर टी, तो अगर आप किसी चीज की कंसंट्रेशन निकालना चाहें तो CRT का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ इन्होंने CRT वाला फॉर्मूला, तभी इन्होंने उल्टा पुल्टा कर रखा है, CRT का फॉर्मूला लगाया, दिस इज C कंसंट्रेशन, दिस इज R, दिस इज T, तो ये है T, ये है R और ये है C, ठीक है, ये भी C का ही पार्ट है, तो मैं ऐसे सर एन लिख दीजिए इसको नीचे भी, नहीं टोटल C लिख दिया ना, yes, ठीक है CRT, तो N बाई वी सी होता है, तो यहां से अब आपको कंफर्म हो जाएगा, तो इसने इसका अमोनिया का प्रेशर निकाल लिया। अब अमोनिया का प्रेशर निकलने के बाद सेम टू सेम प्रेशर इसका निकलेगा, यस सर, दोनों का टोटल कर दो, सीधी सी बात है, दोनों का स्क्वायर कर दिया, है ना हमें केसी इंटू आर टी, तो केपी इक्वल क्या होता है भाई, इसने इसका स्क्वायर क्यों किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्क्वायर हो गया, डेल्टा एन की वैल्यू निकालो कितनी निकलती है 1 2 निकल रही है, डेल्टा एन इक्वल टू 2. के सी आर टी की पावर 2, तो आर और टी की पावर 2 इंटू के सी, टोटल प्रेशर हमें पता है, बताओ भाई आगे क्या होने वाला है, तो उसमें थोड़ा अलग करके दे रखा है, काफी बड़ा टिपिकल टाइप में करा है ना, ये सर से सीधे से नहीं हो सकता, रिलेशन दे रखा है। बिल्कुल हो सकता है सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर और टी की वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर करो, केसी की वैल्यू दे रखी है, सर वो डायरेक्ट R 1/12 लिख सकते हैं ना उसमें, ATM में 300 से कर देंगे, क्या क्या क्या, सर वो जो R होता है उसे 1/12 उसका अप्रोक्सीमेशन, आर को 1/12, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, अरे वो सब ठीक है, मेरी बात सुनो, इन्होंने ये पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकाल लिया, इसका क्या फायदा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया और पार्शियल प्रेशर ऑफ ये निकाल लिया दोनों का, अब देखो क्या होगा, केपी एक और भी तो तरीका है, केपी इक्वल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, अमोनिया और H2S का प्रेशर दोनों का सेम है ना, यस तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का प्रेशर तो 1 है, प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा स्क्वायर किया, सीधा ये आंसर निकाल दिया, वो आंसर ऐसे निकला, ये समझ में आया सबको, ये पता लगा भाई सबको क्या, यस सर. तो यहाँ पर प्रेशर अमोनिया मल्टीप्लाई में प्रेशर H2S डिवाइड में 1, ये भी केपी होता है, और इसने यही फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा निकाला, और पहले तो यानी इसको अमोनिया के प्रेशर को निकालने का मतलब ये था कि CRT से ऐसा निकाल सकते हैं, बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, केसी हमें पता है कितना है, केसी 8.1 इंटू 10⁻⁻⁵, तो केपी इक्वल 8.1 इंटू 10⁻⁻⁵, और आर की वैल्यू 0.8 उसमें और 0, 1/12 रख देंगे, उससे हाँ आसानी
1/12 रख के आसान चलो में। 1/12 कर लेते हैं, 1/12 का स्क्वायर करना पड़ेगा यार, चलो कर दे देंगे। फिर मल्टीप्लाई में टी की वैल्यू 300 है, 300 का स्क्वायर हो जाएगा 1/12 का पूरे भी। का है, पूरे का है, हाँ पूरे को स्क्वायर में, ठीक है। हाँ पूरे एक एक करके कर लो यार, ये लो पूरा कर लो, ठीक है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व 25 करो भी। 8.1 इंटू 1 बाय, मैं 12 को 2 बार लिख दूँ, 12 गुना में 12, तो 25 और कट गए। ऊपर 300 गुना में 300, और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 था, तो 12 गुना 12 तो 12 से 144, 12 से 3 कट जाएगा। 144 होता है। 12 इंटू 12, देखो भाई इसकी यस सर। कैलकुलेशन 144 होता है। मैं इसको 150 मान लूं राउंड फिगर में, सर 12 से 300 कट जाएगा सर, 12 से 300 कट जाएगा। 300 कट रहा है, चलो ऐसे लगा लेते हैं। 12 दूना 24, 6 और 0 12 पंजे 60, ठीक है 25 आ रहा है। दूसरा भी कट रहा है, 25 आ रहा है, 25 गुना 25 625। 625। तो आंसर आ गया केपी में 8.1 इंटू 625 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5। निकालो कितना निकलेगा। 625 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8.1 से। यस सर। 625 मल्टीप्लाई में 8.1, ये आता है 5062.5, 5062.5, नीचे है 10⁻⁻5, मतलब 10⁻5 आ गया नीचे। आंसर सही आएगा क्या? मेरे को इनसे उम्मीद ही नहीं हुई। बताओ भाई। सर सही नहीं आएगा। 4, ये आंसर सही नहीं है। वाई इट इज नॉट राइट? Kc इक्वल आर टी की पावर डेल्टा एन, सही तो है। 1 मोल इधर 0 मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मूला सही होते भी आंसर सही नहीं है, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये आप लोग खुद करोगे। अब इस पे ज्यादा इसमें तो आ रहा है वैसे। तो सही सही आ तो रहा है। लगभग पास ही तो था वो। 1/12 लेने पर शायद नहीं आ रहा, मुझे ऐसा यस। लग रहा है। आर की पावर, इसको वहाँ चलो पे इंटीजर दोबारा, टाइप में लिखना होता है ऐसे। एक मिनट, केसी की वैल्यू लिखते हैं। केसी कितना था? 8.1 इंटू 10⁻⁻5 है। आर की पावर अगर हम आर का स्क्वायर करते हैं, आर है 0.082, इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में इनके आएगा टी का स्क्वायर 300 का स्क्वायर। तो केपी इक्वल, कुछ कुछ ऐसे भी निकाल के देख लेते हैं। चलो देखो, ये मैं अलग तरीके से अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं और उनका तरीका अलग है, दोनों को मैच करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस जब मेंस में ऐसे क्वेश्चन अड़ते हैं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन अड़ते हैं, इन पर आधा आधा घंटा लगता है, ये कॉमन चीज है, दिस इज नथिंग स्पेशल, ठीक है। इसको ऐसे मत समझना कि एक क्वेश्चन तो हमारा ज्यादा टाइम खा गया। एक क्वेश्चन आज आधा घंटा लगा रहा है और बाकी क्या हो सकता है 2-2 लाइन में क्वेश्चन के आंसर हो जाए, आसान हो जाए आपके लिए। तो कोई कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम खाता है, उस पर ज्यादा टाइम लगाना है, एंजाइटिक नहीं होना है, ये याद रख लेना, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? ये एक क्वेश्चन अगले 10 क्वेश्चन को आसान कर देता है, फिर एक 11वां क्वेश्चन फिर से आएगा जो मुश्किल होगा। मतलब कुल मिला के आप अच्छे वाले क्वेश्चन तो 2 ही सॉल्व करोगे 20 क्वेश्चन के बीच में, 20 में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अच्छे आएंगे, बाकी के सारे नॉर्मल। हो सकता है तीनों क्वेश्चन वो शुरू में आ जाए, आपका 1.5 घंटा लग जाए, बट बाकी वाले बहुत आसान और आप बाद में करेंगे ना कि यार ये तो सारे लंबे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? तो देखते हैं जरा। इसका स्क्वायर करें 0.082, 0.082 मल्टीप्लाई में 0.082, ये आता है भाई 006724, 00.67, ठीक है। मल्टीप्लाई में 300, मल्टीप्लाई में 300, डिवाइड में 10⁻⁻5 का, ये 10⁻5 कर देता हूं मैं, ये गया यहाँ से। देखो भाई कितना आएगा, 300, 5 जीरो है, ये 4 जीरो तो यहाँ से गई, 1 जीरो रहेगी, नीचे फिर से 4 जीरो आ गई, तो ये 4 जीरो यहाँ से गई, ये 5 की 5 ऐसी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एपी इक्वल 8.1 मल्टीप्लाई में 67 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है, डिवाइड में 10⁻5, कितना आएगा भाई? 8 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 से, 8.1 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 9, ये सिर्फ उतना ही आ रहा है, 4884, उतना ही आ रहा है, उतना ही आ रहा है सब।
.49 कुछ आ रहा है। 4084 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 10⁵ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। मतलब पहले हमने कोई कैलकुलेशन में गलती करी थी, 1/12 लिया था ना, वो गलत था। यस, क्लियर है कृष्णा बेटा? यस सर। 1/12 गलत था। अब ऐसी गलती होने पर, कैलकुलेशन में गलती होने पर हमें अपने आप पर डाउट होने लगा था कि यार हम मेथड सही कर रहे हैं क्या, मेथड सही है, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ठीक है, तो डोंट वरी, डरने का नहीं, आंसर सही निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसको ऐसा कैसा रहने दूं, रब ना करूं, है ना स्लाइड। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है सारे बोर हो गए, है ना। चलो ये आसान क्वेश्चन है, ये बस यही क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बाद में देखते हैं, है ना। फिर एंड करते हैं क्लास। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ए से बी बन रहा है, ये रिएक्शन की प्रोग्रेस विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, डायग्राम में दिखा रखी है, यूज गिवन बिलो। ठीक है, यूज गिवन बिलो, नीचे वाले को यूज करना है। ठीक है, डिटरमाइन, निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ एन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड द इनिशियल रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए, कन्वर्जन ऑफ ए, कन्वर्जन ऑफ ए का इनिशियल रेट निकालना है इनिशियल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है के, और वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो भाई एन कहाँ पर है, ए और बी, एन ये रहा, ये कितना होगा एन, और के कितना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले ये दोनों चीजें निकालें, इनिशियल रेट तो निकल जाएगा। तो देखो भाई ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम पर आवर है, इनिशियल रेट देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन थी 0, इसकी कंसंट्रेशन कुछ थी। ठीक है, ए की कुछ कंसंट्रेशन लोगे कि नहीं लोगे, यस सर। इसको 0 नहीं कर सकते हैं, तो ये ए है, दिस इज ए। इसकी बी की कंसंट्रेशन 0 लोगे ना, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं शुरू। यस सर। तो इनिशियल 0 है। टाइम बीता, टाइम मान लो 1 आवर था, 1 आवर पर ए की कंसंट्रेशन कम हो गई, बी की बढ़ गई, ए की कम होगी, बी की बढ़ेगी, सही है सर। कितनी बड़ी, ए की कंसंट्रेशन 0.5 होगी। देखो मान के चलो ये गैप कितना, अब ये भी नहीं बता रहा यार इन्हें अच्छे से, 0.3 0.5, नेक्स्ट वाला ये कितना होना चाहिए पता नहीं, चलो यहां से ले लेते हैं। 0.6 होएगा। नहीं नहीं होगा सर। ऐसा Yes, sir. अंदाजा मत लगाइए, सुनिए यहां से लेते हैं। ए की कंसंट्रेशन है 0.5 1 आवर पर, और बी की कंसंट्रेशन कितनी है, अब इसकी नहीं दे रखी उल्लू ने, ये 0.2 होगा, हाँ फिर 0.6 ही यस होगा। सर, ऐसे चल रहा है। यस सर। हाँ 0.6 होगा, ठीक है फिर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ले सकते हैं, वरना कई बार बीच की कंसंट्रेशन पता लग जाती है, तब भी हम आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, बीच की कंसंट्रेशन भी ले लेते हैं। देखो इसकी ए की कंसंट्रेशन थी 0.6, तो 1 घंटे बाद यहाँ रहेगी 0.5, तो 0.1 कम होगी ए की कंसंट्रेशन, यस और सर। बी की कंसंट्रेशन 0 थी, और क्या हो गई 0.2 हो गई, 0.2 बढ़ गई सर। 0.2 बढ़ गई, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 थी, उसकी कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए ना। यस सर। चलो हो सकता है ना हम गलत हो सकता है ना, एक और चेक करते हैं। अब देखो 3rd आवर 5 घंटे बाद क्या हो रहा है, बी की कंसंट्रेशन 0.6 होगी, 0.6 हो गई बी की कंसंट्रेशन, और ए की कितनी होगी भाई, ए की होगी 0.3 0.3 हो गया ए, तो बी की कंसंट्रेशन ए से डबल हो रही है ना, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन डबल है। यस सर। 0.3 Yes, sir. हमें डबल का चेक करना है, दोनों को डिवाइड करके देखो कंसंट्रेशन का रेशो आ जाता है, एन की वैल्यू वही है, डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, यस सर। तो ये इस तरह से ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, बात एक ही। तो यानी कि ये पता लग गया n इक्वल टू, समझ में आ गया भी n 2 है, यस सर। यस सर। n की वैल्यू तो हमें पता लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज देखो उसने क्या कहा था, व्हाट इज द n, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की कौन बताना है, k क्या होता है, concentration of b raised to their power of n divided by concentration of a raised to their power of 1। तो भाई b की कंसंट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लो, जैसे कि मान लो कि मैं 1 घंटे पर निकाल रहा हूँ 0.5 Yes, sir. आ रही है, तो 0.5 एट 1 आवर डिवाइडेड बाय, और 0.2। a की कंसंट्रेशन ये एक ही है यार 0.5 है ना, उल्टा लिख रहा हूँ, 0.2 आएगी, 0.2 कंसंट्रेशन है किसकी, b की 1 घंटे के बाद, और a की कितनी है 0.5। 0.5, अब b की पावर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है 0.5। यस सर। यस सर। क्या कह रहे हो, सर ये रिएक्शन कोटेंट है ना सर, ये तो सर 0.2 इक्विलिब्रियम। है और 0.5 है, सर इक्विलिब्रियम बात देखें इक्विलिब्रियम सर। पे तो सर वहां पे होगा ना जहाँ पे अरे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम ठीक है ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लेंगे हम, ये रही, 5 यहाँ घंटे के इक्विलिब्रियम आ बाद। गया ना, देखो यहाँ से कंसंट्रेशन अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इक्विलिब्रियम की Yes, sir. कंसंट्रेशन ये आएगी। ठीक है, तो b की कंसंट्रेशन कितनी है 0.6, 0.6
Yes, sir. 0.6 डिवाइड बाय ए की कंसोनेंट 0.3 है, बी का स्क्वायर होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 0.6 1.2. डिवाइडेड बाय 0.3 और मल्टीप्लाई में 0.6 कितना आएगा 1.2। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया के सी, ये लगा लो, के लगा लो, ये के सी की वैल्यू, के की वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, ये भी सोल्व हो गया, एन सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। अब वो कह रहा है इनिशियल रेट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए। इनिशियल शुरुआती रेट क्या था भाई? रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन पहले थोड़ा ये पता होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ये जनरली ना यूं कह लो कि ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का, बट ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ मिला रखा है, तो इसी रेट ऑफ रिएक्शन आप 12th में पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो देखो 0 से कंसंट्रेशन 0.2 हो गई पर यूनिट टाइम के हिसाब से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से 0.2, तो चेंज कितना आया 0 माइनस 0.2। बट ये प्रोडक्ट है, तो भाई प्रोडक्ट क्या होता है 0.2 माइनस 0 आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 1 आवर, ये समझ में आया? टाइम 1 घंटा। कंसंट्रेशन चेंज कितना आया 0.2 से 0, मतलब 0 से 0.2 पहुंच गई। ये समझ में आ रहा है ना? सो गए सभी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ- ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान दोगे तो क्या आ गया? रेट आ गया यार, बस कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ही तो रेट होता है, निकाल लो रेट, है ना? वैसे रेट के और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ पर रेट इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं। सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? सर इसमें सर इनिशियल रेट ए का पूछा था ना? एक ही बात है, ए का पूछ लो, बी का पूछ लो। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। जब प्रोडक्ट की लगा लो, जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, एक ही Yes, बात है। sir. पर Okay. यूनिट टाइम है ना, उतना ही बनेगा वो। जितना रिएक्टेंट बदलेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। जब Yes, प्रोडक्ट का sir. Yes, निकाल लो, sir. रिएक्टेंट का निकाल लो, एक ही बात है। उनकी सर इसका परसेंटेज अलग आ रहा है ना, इसका तो क्या? चलो सर उसको 0.1 आ जाएगा, इसमें तो 0.2 आ रहा है। किसमें 0.2 आ रहा है? हाँ सर ए में तो 0.1 उसमें आएगा। 0.1 हो जाएगा ना ए के लिए तो। ए के लिए Yes, चेंज इन 0.6, कंसंट्रेशन। 0.0. हाँ जैसे ये 0.6 अरे 0.5 सर, हाँ ये बात सही है यार, ये तो 0.1 हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि 6 में से 5 जाएगा तो ये 0.1 हो जाएगा। देखो भाई, फिर एक और रेट का फॉर्मूला है, रेट इक्वल जो होता है वो के, ये के रेट कांस्टेंट होता है, और कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ अल्फा बीटा कोफिशिएंट होता है। ये एक्चुअल में रेट का फॉर्मूला होता है। अब ये तो मैं नहीं यहाँ पे करवाने वाला आपको, ठीक है? तो अगर ये इस फॉर्मूले से सही नहीं आ रहा तो हम इनका तरीका देखते हैं, इन्होंने सच में वैसा करवा रखा है क्या? हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि 12th क्लास का मटेरियल हम यहाँ कैसे करवा दें। केसी बस इतना ही सॉल्व कर रखा है इन्होंने, कोई रेट वेट नहीं रेट निकाला। वेट नहीं दिया। बस इतना ही करने लायक आपके लिए, ठीक है? तो इनिशियल केमिकल रेट ऑफ काइनेटिक्स कन्वर्जन करवा ऑफ ए, इसको छोड़ दो, लीव इट, ठीक है? लीव इट, इसको छोड़ सकते हैं, ये 12th का मटेरियल है। ठीक है बेटा, जी सर। इसे यहाँ छोड़ सकते हैं। अगर सिंपल फॉर्मूले से निकल जाता तो बढ़िया था, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, तो हम इसको लीव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। तो भाई आज आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ आया, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा अच्छे तरीके से। एक दो क्वेश्चन हैं जो टिपिकल लगेंगे, बट हमने